देश के 18 पूर्व जजों ने गृह मंत्री अमित शाह को सभ्यता और गरिमा का पाठ पढ़ाया है। वैसे भी अमित शाह के पूरे कार्यकाल को देखें तो व्यवहारिक रूप से वो गृह मंत्री कम भाजपा नेता ही ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि खुद से खुद के फेल होने का बार बार प्रमाण देते हैं, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो साबित करती हैं कि वो गृह मंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति तो नहीं बोल सकता, जैसे घुसपैठिया वाली बात। और यदि उन्हें अपने पद की जिम्मेदारी का एहसास होता तो सुप्रीम कोर्ट के 7 पूर्व जज, हाई कोर्ट के 3 पूर्व चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के ही 8 पूर्व जजों को तथा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रोफेसर को अमित शाह की निंदा नहीं करनी पड़ती, यानी उनकी टिप्पणियों की निंदा नहीं करनी पड़ती। ध्यान रखिएगा, देश की न्यायपालिका के जिन महत्वपूर्ण चेहरों ने अमित शाह को पाठ पढ़ाने का काम किया है, इनकी गिनती बेहद ईमानदार, तटस्थ और मेहनतकश जजों में हुआ करती थी, आज भी होती। और एक तो वो हैं जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, एक दिन पहले अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और दूसरे ही दिन चले गए ड्यूटी करने। रिटायरमेंट के दिन 11 मामलों की सुनवाई की और अमित शाह को पाठ पढ़ाने का काम इन्हें भी करना पड़ा है, क्योंकि भाजपा नेता ने राजनीतिक लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर नक्सल समर्थक होने का आरोप लगा दिया। वैसे अमित शाह ने एक इंटरव्यू में 130वें संवैधानिक संशोधन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे जैसे तमाम मुद्दों पर और भी कई सारी बातें कही हैं। उन सब का पोस्टमार्टम करेंगे। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक नया इतिहास बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को पलट दिया गया है। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखिएगा, बहुत सारी तस्वीर साफ होने वाली है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल आगे बढ़ता रहेगा और आपके मुद्दों पर बात करता रहेगा, उन मुद्दों पर जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इसीलिए यदि हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, उनके बयानों को लेकर। इतने सारे जज एक साथ सामने क्यों आए? पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया और तब से अंडरग्राउंड है, किसी को अता पता नहीं है कि हुजूर कहाँ है। लोग कह रहे हैं कि इतना बड़बोला आदमी अगर सन्नाटा मार के गायब है तो फिर कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है दया। जो उपराष्ट्रपति अपने क्षेत्र से निकलकर, अपनी सीमा से बाहर निकलकर अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग मंचों पर जाकर कुछ भी बोल दिया करता हो, अंड बंड कुछ भी बोलता रहा हो, यानी ऐसा लगता है कि बोलने की आदत थी, कुछ भी बोलकर चर्चा में रहना चाहते थे, जैसे A+B² वाला फार्मूला। यदि इतना डरा हुआ है, ऐसा आदमी अगर इतना डरा हुआ है, उनके लोग इतने डरे हुए हैं, तो लोकतंत्र की स्थिति समझ लीजिए। अब चूंकि पद खाली हो चुका है तो चुनाव होना है, और चुनाव में दोनों बड़े गठबंधन यानी NDA और इंडिया ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मोदी शाह की जोड़ी ने जिन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, उनका कुल जमा इतिहास RSS और भाजपा की सेवा रहा है, और इंडिया गठबंधन ने जिन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, जिन्होंने संविधान की रक्षा का दायित्व निभाया है। मोदी शाह ने जिन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है वो विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने के लिए फेमस हैं, वो भी राजभवन से षड्यंत्रों के आरोप लगे हैं विपक्षियों के खिलाफ, विपक्षी नेताओं के खिलाफ। बाकी आप तो जानते ही हैं गुजराती जोड़ी को कौन सी काबिलियत पसंद है, बाकी कौन कितनी ईमानदारी से इस पद को संभालेगा वो इन 2 तस्वीरों से साफ है। पद पर रहते हुए कौन किसके इशारे पर काम करेगा, कौन तटस्थ हो पाएगा, कौन पद की गरिमा को संभाल पाएगा, ये तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं। कौन कितने डिग्री पर झुकेगा, ये भी तस्वीरें बता रही हैं। गृह मंत्री ने इंटरव्यू के दौरान इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी के एक फैसले को उठाया, जिसमें उन्होंने साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट की पीठ की अध्यक्षता की थी और छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम मामले में फैसला दिया था। इसमें होता यह था कि सलवा जुडूम में होता यह था कि माओवादियों से लड़ने के लिए सरकार ने आदिवासी युवकों को विशेष पुलिस अधिकारी यानी SPO के रूप में हथियार पकड़ा दिया, यानी तुम लड़ो। यानी आसान भाषा में कहें तो इसके बारे में कहा यह जाता है कि माओवादियों से लड़ना था तो आदिवासियों को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। अब जरा ये सोचिए कि आपके मोहल्ले में चोरी डकैती हो रही, हत्यारे घूम रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, तो क्या आपके बच्चों को हथियार थमा दिया जाए? ये ठीक होगा उनसे लड़ने के लिए? क्या आपके मन में सवाल नहीं आएगा कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस है कि नहीं है? वही सवाल तब भी उठा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस सलवा जुडूम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कहा गया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। अब इस फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब जाकर, जब उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट जज को इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तब अमित शाह को याद आया कि वो फैसला गलत था और वो नक्सलवाद की विचारधारा का समर्थन करने वाला था। अमित शाह का कहना है कि इस देश में नक्सलवाद 2 दशक से ज्यादा समय तक चला, सिर्फ एक फैसले के कारण, और गृह मंत्री को लगता है कि वामपंथी विचारधारा ही जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाने का मानदंड रहा होगा। अब खबरदार जो किसी ने सवाल किया कि CP राधाकृष्णन, जो कि जवान होने से पहले संघी बन गए थे और उम्र भर संघ की सेवा की, उनके भीतर क्या देखकर आपने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया? यदि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर आप ये आरोप लगा रहे हैं
कि उनके फैसले से नक्सलवाद की विचारधारा का समर्थन है, तो फिर हाल ही में लगभग 25 साल तक कथित रूप से आरएसएस जैसे संगठनों से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने खुलासा किया कि साल 2003 से लेकर 2008 के बीच पूरे देश में जितने भी बम धमाके हुए सब आरएसएस ने कराया। तो इस हिसाब से आपके उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को क्या कहा जाए। बहरहाल इस मामले पर हमने इस वीडियो में विस्तार से बात किया है, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। बीजेपी के लोग कुछ भी कह सकते हैं, तभी तो देश के इतने काबिल पूर्व जजों को इनकी टिप्पणियों की आलोचना करनी पड़ रही है। जजों ने क्या कहा है उसको जानने से पहले जरा उनके नाम जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस A.K. पटनायक, जस्टिस अभय ओका और जस्टिस गोपाल गौड़, जस्टिस विक्रमजीत सेन, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस चेलमेश्वर, हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर, जस्टिस S. मुरलीधर और जस्टिस संजीव बनर्जी, हाई कोर्ट के ही पूर्व जस्टिस अंजना प्रकाश, जस्टिस C. प्रवीण कुमार, A. गोपाल रेड्डी, G. रघुराम, K. कन्नन, K. चंदू, B. चंद्र कुमार, कैलाश गंभीर, सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े, प्रोफेसर मोहन गोपाल, इन सब ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किया जिसमें साफ साफ लिखा है कि किसी उच्च राजनीतिक पदाधिकारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पूर्वाग्रह से ग्रसित गलत व्याख्या से सुप्रीम कोर्ट के जजों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को झटका लगेगा। इन सभी लोगों ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह की सार्वजनिक टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और इस बात पर जोर दिया कि सलवा जुडूम का फैसला किसी भी रूप में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता है। इन सभी लोगों ने कहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद सहित सभी राजनीतिक चुनाव में वैचारिक बहस शामिल हो सकती है, लेकिन सभ्यता और गरिमा के साथ ये सब कुछ किया जाना चाहिए, कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोल देना चाहिए। और यह भी कहा गया है कि उम्मीदवारों की तथाकथित विचारधारा पर हमला नहीं होना चाहिए। इन सभी लोगों का मानना है कि गृहमंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो गलत व्याख्या की है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रचार करिए ठीक है, लेकिन शालीनता और गरिमा के साथ, सभ्यता के साथ। अब समझने वाली बात यह है कि अमृतकाल में सभ्यता, गरिमा, शालीनता, वो भी भाजपाई नेताओं से, बाप रे बाप, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, बड़ा मुश्किल है। इन सभी लोगों ने कहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद के प्रति सम्मान के कारण इस तरह की उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए, इनसे बचना चाहिए। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ये तमाम पूर्व जज लोग किन लोगों से उपराष्ट्रपति पद के सम्मान की बात कर रहे हैं? उन लोगों से जिनके चुने हुए उपराष्ट्रपति झुकने का रिकॉर्ड बनाने के बाद भी अचानक इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए और इस्तीफा देने के बाद 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया, अब तक अंडरग्राउंड है, कुछ अतः पता नहीं है, एक बयान तक सामने नहीं आया। हाँ, वो अलग बात है कि गृहमंत्री कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे इसलिए इस्तीफा दिया है। बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, किसी को भी इस मुद्दे को ज्यादा खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब आप बताइए, इनका कहना है कि हम करें तो रासलीला और तुम करो कैरेक्टर ढीला। विपक्ष की कोई बात न भी मिले तो कोई बात पैदा करके उसको खींच खींच के च्युइंगम बना दो और अपना इतना बड़ा मामला है उसको लेकर कह रहे हैं कि बतंगड़ मत बनाइए। ठीक है भाई, देश बतंगड़ नहीं बनाएगा, मगर कम से कम आप पूर्व उपराष्ट्रपति को सामने तो लेकर आइए या फिर उनको आने दीजिए। किस बात का डर है? जो आदमी दिन भर राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेता रहा, अगले दिन की मीटिंग की टाइमिंग सेट करके बैठा हुआ था, प्लान करके बैठा हुआ था, वो अचानक शाम को इस्तीफा दे दे। बताइए, तबीयत ना खराब हुई, सुनामी आ गई और आप कहते हैं कि बतंगड़ मत बनाइए, ये कैसे होगा भाई? एक इंटरव्यू में अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन को लेकर कहा है कि क्या कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री जेल से सरकार चला सकता है? विपक्ष के लोग चाहते हैं कि जेल से सरकार चलाने का विकल्प मिले, मगर क्या ये ठीक है? गृहमंत्री अमित शाह नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। जरा सोचिए, उस पार्टी के नेता नैतिकता की बात कर रहे हैं जिनकी पार्टी के लोग लगातार दुष्कर्म के आरोपियों को समर्थन देते हैं, और आरोपियों को ही नहीं, दोषियों को भी। जिस पार्टी के डबल इंजन ने बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारे और उनके दुष्कर्मियों को झूठ बोलकर समय से पहले रिहा करवा दिया, जिस पार्टी की सत्ता राम रहीम जैसे दुष्कर्म और सजा याफ्ता व्यक्ति को लगातार जेल से बाहर रखती है, वो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं। जिन्होंने चुन चुनकर देश भर के विपक्षी नेताओं को जांच एजेंसियों से फंसवाया, 2-2 मुख्यमंत्रियों को इतिहास में पहली बार जेल भेजा गया, वो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा कि राजनीतिक हाथों में घूमो मत, और अब ये लोग कह रहे हैं कि एनडीए के मुख्यमंत्री भी तो इसमें आएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा तो होगा कि पिछले 11 साल में भाजपा और एनडीए के कितने मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जांच हुई, कितने जेल गए और कितने भाजपा नेताओं के यहाँ ईडी सीबीआई की छापेमारी हुई। तो खबरदार, इस तरह के सवाल नहीं हो सकते, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाली वही एजेंसी है जो सवाल करने वाले पत्रकारों को, हम जैसों को स्ट्राइक भेजती है, डराती है, धमकाती है, वसूली की कोशिश करती है। बाकी आप तो जानते ही हैं इस संशोधन का लाभ किसे मिलने वाला है और हानि किसे होने वाली है, और ये सब कुछ किस लिए हो रहा है। गृहमंत्री का कहना है कि अगर मामला फर्जी होगा तो देश में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके थोड़ी न बैठी है, वो लोगों को जमानत दे सकते हैं। बाकी आप लोग जरा पता लगाइए, विपक्ष के तमाम नेता, आम आदमी पार्टी वाले हों, कांग्रेस वाले हों, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र वाले हो, झारखंड वाले हो या फिर उत्तर प्रदेश वाले। जब इन लोगों को मोदी शाह की जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया तो जमानत कब मिली, कैसे मिली और कब नहीं मिली। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया, महीनों महीनों जेलों में सड़ाया गया। और अब पता लगाइए कि कहां गया वो भ्रष्टाचार का मामला जिनमें एक को सबूत नहीं मिला था। कितने नेताओं को प्रताड़ित किया गया, क्या उन सब का कोई हिसाब है? अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस सरकार में भी ऐसा प्रावधान था कि अगर सत्र अदालत ने किसी को 2 साल की सजा सुनाई है तो सदस्य की सदस्यता अपने आप चली जाती थी। अब जरा सोचिए, जिन लोगों को अमित शाह इंटरव्यू दे रहे हैं वो कितने डरपोक हैं, क्योंकि अनपढ़ तो कहा नहीं जा सकता। उन्हें भी जानकारी होगी कि सजा होने में और आरोपी होने में बड़ा फर्क है। आरोपी किसी को भी बनाया जा सकता है, किसी को भी उठाकर जेल में ठूसा जा सकता है, मगर जब तक वो दोषी साबित न हो जाए उसको सजा नहीं मिलती, और जब तक सजा न हो जाए तब तक उसकी सदस्यता नहीं जाती। अब तक जो प्रावधान था वो 2 साल की सजा पर सदस्यता रद्द होती थी, जैसे राहुल गांधी के साथ किया गया। मगर अमित शाह चाहते हैं कि जैसे ही किसी पर आरोप लगे उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाए और 30 दिन बाद उसकी सदस्यता खत्म हो जाए। यानी इन्हें आरोपी और दोषी में कोई फर्क नजर नहीं आता। जाहिर सी बात है, नजर आएगा कहां से? उनकी नजर में दोषी वो सब हैं जो उनकी सत्ता के लिए खतरा है। शाह ने कहा कि आजकल नई परंपरा आ गई है। कुछ साल पहले आरोप लगने के बाद नेता इस्तीफा दे देते थे, रिहाई के बाद राजनीति में शामिल होते थे, लेकिन तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने जेल में रहने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। अब आप दर्शक समझ गए होंगे कि निशाना क्या है। निशाना सीधा सीधा है। पिछले 11 साल में बार बार ऐसा देखा गया, हर एक विपक्षी पार्टी के 2 नंबर के नेता को बीजेपी ने टारगेट किया। यानी 1 नंबर वाले को कमजोर कर दो, जेल में डाल दो, और 2 नंबर वाले को ललचा के अपने बागडोर में ले लो, और यदि वो इशारों पर नाचने को तैयार है तो, यानी एक झटके में किसी भी पार्टी और सरकार पर कब्जा। तो बयानों से एक बात साफ है कि जिन पार्टियों के कुछ नेता मजबूत हैं, अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें 30 दिन के लिए जेल में रखा जाए, उनका पद चला जाए, और उनके साथ वाले को यानी 2 नंबर वाले को विभीषण बनाकर पूरी पार्टी और सरकार पर ही कब्जा हो जाए। इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार नहीं। हुजूर का कहना है कि राजनीति को बदनाम करने और सामाजिक नैतिकता को इस स्तर तक गिराने के लिए हम सहमत नहीं हैं। यानी कोई आदमी जेल चला जाए तो उनकी नजर में वो दोषी हो गया, और खुद इनके ऊपर गुजरात से लेकर सोहराबुद्दीन एनकाउंटर तक और जज लोया तक कितनी सारी कहानियां चलती हैं, उन सबको भूल गए। इसी गुजराती जोड़ी पर इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर पीएम केयर फंड, गुजरात दंगे जैसी तमाम चीजें कही जाती हैं। यह अलग बात है कि सत्ता में है तो कार्रवाई हो नहीं सकती, कार्रवाई करेगा कौन? और अब नैतिकता की बात कर रहे हैं। वैसे इनकी नैतिकता और गरिमा का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि किसी भी हद तक जाएंगे, डिग्री नहीं दिखाएंगे। 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का विवाद चल रहा है। यानी पीएम बनने के 2 साल बाद ही साहब की डिग्री दिखाई पढ़ाई सवालों के घेरे में आ गई। आरटीआई कार्यकर्ता ने साल 2016 में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 में बीए पास करने वाले सभी छात्रों का नाम, रोल नंबर, अंक, पास फेल का ब्यौरा मांगा था, क्योंकि बताया गया था कि इसी साल प्रधानमंत्री ने भी बीए पास किया है। आरटीआई कार्यकर्ता नीरज कुमार ने ये सारी जानकारियां मांगी थी, मगर इसे व्यक्तिगत बताकर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जानकारी देने से मना कर दिया था। हालांकि केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि यह जानकारी सार्वजनिक की जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और डिग्री का ब्यौरा सार्वजनिक दस्तावेज माना जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने तर्क दिया था कि ये गोपनीय जानकारी है, अजनबी को नहीं दी जा सकती, और हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को ही सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगा दिया था। वैसे आपको याद दिला दें कि मोदी की गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री पर भी विवाद है। अरविंद केजरीवाल से लेकर सांसद संजय सिंह ने भी इनकी गुजरात वाली डिग्री को लेकर खूब सवाल उठाए थे, तब भी खूब बवाल हुआ, मगर डिग्री नहीं दिखाई गई, और ये बवाल साल 2016 से चल रहा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैचलर डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। इसके साथ ही केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को पलट दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्त ने यूनिवर्सिटी की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है और कहा है कि विश्वविद्यालय डिग्री दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। अब खबरदार, जो किसी ने सवाल किया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो आदमी 11.5 साल से देश का मुखिया है, उसको डिग्री छुपाने में ऐसा कौन सा आनंद आ रहा है भाई? यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो दिखाने में दिक्कत क्या है? इस मामले में सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा था कि जो जानकारी मांगी गई है वो हर विश्वविद्यालय सार्वजनिक करता है। इसे अक्सर नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और कई बार अखबारों में भी छाप दिया जाता है। वैसे तो आप लोगों ने भी देखा ही होगा, जब इंटरनेट का जमाना नहीं था तब भी लोगों का रिजल्ट अखबारों में छप के आता था, और दूर दराज के गांव में लोग अखबार ढूंढते थे कि फलाने के यहाँ अखबार आता है, चलो रिजल्ट देखने चलते हैं। फलाना चाय की दुकान पर अखबार आता है, चलो रिजल्ट देख लेते हैं। और लोग अपने अपने रोल नंबर के हिसाब से ढूंढ लिया करते थे। और कॉलेज में तो रिजल्ट आता ही है, वो पब्लिक होता ही है। मगर ऐसा लगता है कि इन सब को 3 इडियट्स मूवी दिखा दी गई है, रिजल्ट सार्वजनिक नहीं करना है। वैसे एक बात और समझने वाली है, इस मामले पर बहुत ज़्यादा विवाद करने
में या समय देने का कोई अर्थ नहीं है। कागज वाली डिग्री चाहे जैसी हो, हुजूर के काम की डिग्री देख लीजिए ना, उसी से अंदाजा लगा लीजिए। बाकी पढ़ाई लिखाई को लेकर गलत सूचना देने का अगर मामला है, फर्जी डिग्री का मामला है, तो बात अलग हो सकती है। हालांकि ये सवाल तो उम्र भर बना रहेगा कि आखिर डिग्रिया में ऐसा क्या था कि छुपाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। और सवाल यह भी है कि केंद्रीय सूचना आयोग उसी मामले में कुछ और राय रखता है, दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब कुछ और राय रखते हैं। ये माजरा क्या है? सच में कुछ तो गड़बड़ था या फिर अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार बार इस मुद्दे को हवा दी गई? वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।